टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। हिंदी में अगर कहें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और इसको पूरा नहीं पढ़ा जाता, इसको हम शॉर्ट में आरटीआई पढ़ते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए ऐसे कई टॉपिक्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, उसको हम शॉर्ट में आरटीई पढ़ते हैं। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आरटीआई क्या एजुकेशन वाला है? नहीं सर, ये आरटीआई एजुकेशन वाला नहीं है। यहाँ आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। और स्वाभाविक सी बात है, अगर इसके आगे 2005 लगा हुआ है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक्ट कब आया था सर, 2005। बाकी आगे देखेंगे कि लागू कब हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, 5 में ही हुआ, क्या स्थिति है क्या नहीं है, सब पे बात करेंगे। इस एक्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कैसी सूचना, कितनी सूचना और कहां कहां तक की सूचना, ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट। अगर इस पूरे एक्ट को आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, तो बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सूचना का जो नेचर है, इंफॉर्मेशन का जो नेचर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले एक इमेज से स्टार्ट करते हैं। स्वाभाविक बात है, आपको दिख रहा होगा सड़क बन रही है एक। मानसी वेरी गुड मॉर्निंग, दिव्यांशी गुड मॉर्निंग। स्वाभाविक बात है, ये एक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। अच्छा, सड़क कौन बनाता है सर? आता तो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है उसको? गवर्नमेंट। यानी कि हम एक कुल मिलाकर छोटी सी बात कह सकते हैं कि ये सारा काम कौन करवा रहा है? सरकार करवा। अब चाहे पंचायत स्तर पे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट मानकर चलते हैं कि ये कोई नेशनल हाईवे बन रहा है और इसके लिए सरकार पैसा देती है। अच्छा, सरकार पैसा कहाँ से लाती? सरकार भाई बनवा रही है सड़क, सीधी अच्छी बात है। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार पैसा लाएगी कहाँ से? टैक्स में। यानी जो हम टैक्स पे करते हैं वो सरकार के पास जाता है, और फिर सरकार इस टैक्स को अलग अलग जगह पे खर्च करती है। जैसे इंफ्रा में खर्च कर दिया, इंफ्रा माने कि आपकी रोड बनाने में खर्च कर दिया, जैसे डिफेंस पे खर्च कर दिया, जैसे किसी को सब्सिडी देने में खर्च कर दिया। तो इस तरीके से सरकार हमारे टैक्स के पैसे को पब्लिक के वेलफेयर पे, यानी कि राष्ट्र निर्माण पे खर्च कर। अच्छा, पैसा किसका? सड़क किसके लिए बन रही है? तो क्या पब्लिक का ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि हमारे पैसे से जो सड़क बन रही है उस पर कितना खर्चा आ रहा है? जानने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई सड़क आपके लिए बनाई जा रही है, पैसे आपके लिए हैं, आपके पैसों से आपका ही काम हो रहा है और आपको ही नहीं पता कि इसमें कितना खर्चा लग रहा है। ये तो मूर्खता वाली बात। तो फिर आवाजें उठनी शुरू हुई और बोला साहब एक ऐसा अधिकार बनाओ, एक ऐसी चीज बनाओ, या फिर एक ऐसा एक्ट बनाओ कि आम पब्लिक किसी भी सरकारी कार्यालय से, प्राइवेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट में शायद आपका पैसा नहीं लगा, लेकिन सरकारी कार्यालय की बात हो रही है कि आम पब्लिक किसी भी सरकारी कार्यालय से, किसी भी सरकारी कार्यालय से ये पूछने का अधिकार रखे कि भैया तुमने ये जो काम किया है इस पे कितना खर्चा आया है। अच्छा, ये अधिकार क्यों देना जरूरी है जनता को? इसके पीछे रीजन क्या है? पब्लिक के तो पैसे हैं, मान गए हम बात, पैसे तो पब्लिक के ही हैं, वो कोई इशू नहीं है। यहां इशू है कि सरकारी काम होगा तो उसमें क्या होगा? करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा। हम ये मानकर चल लेते हैं कि क्या होगा? करप्शन। देखिए करप्शन किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा पार्ट हो जाता है जिसको आप अलग नहीं कर पाते। और आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, कहीं ना कहीं करप्शन किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि भारत में जो सरकारी
कर्मचारी होता है वो काम न करने की तो तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। ये कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, बड़ी प्रमुख रूप से कही जाती है। इस कहावत के पीछे का अगर आप भाव समझें तो भाव यही निकलता है कि साहब सरकारी कार्यालयों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होते हैं। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इसी करप्शन को थोड़ा कम करने के लिए सरकार ने ये कहा, पब्लिक ने कहा, सरकार ने तो क्या कहा, पब्लिक ने कहा कि सर हमें भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि तुम जो ये पुल बना रहे हो इसमें कितना खर्चा आएगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, एक चुटकुला आता है, बड़ा फेमस चुटकुला आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। एक बार भारत के एक नेताजी थे। भारत के नेताजी, बहुत प्रसिद्ध जोक है, सबने सुना होगा कभी ना कभी। भारत के नेताजी थे, वो एक बार यूएस से विजिट पे जाते हैं। राइट, वहां जाकर जो उनके यूएसए में जो एक नेता थे उनके घर रुकते हैं और कहते हैं सर बड़ा शानदार घर बनाया आपने, बहुत ही अच्छा घर बनाया, कैसे बना लिया। तो नेताजी कहते हैं कि सामने जो दो पुलिया देख रहे हो, बोले साहब दो कहां, सामने तो एक ही पुलिया है, अब समझ जाओ घर कैसे बना। अच्छा भाई, हमारे नेताजी उनकी इस बात से इंस्पायर ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अपने वाले आए वापस, कहां, भारत आए वापस, और फिर कुछ 1-2 साल बाद ये जो नेता था ना यहाँ वाला, इसको न्योता भेजा, बोले आओ राजा, आओ थोड़ा घूमने आओ भारत। ये आते हैं और कहते हैं वाह सर आपने तो बहुत शानदार घर बना रखा है। बनाया कैसे? बोले सामने पुलिया दिखाई दे रहे हैं। बोले दिखाई क्या, है ही नहीं सामने तो। बोले तुम एक का करप्शन कर सकते हो, हमने 3 पुलिया पास किए थे सामने, उस करप्शन से बनाया सर हमने। खैर ये आम चुटकुले देश में बहुत चला करते हैं, बहुत चीजें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। भ्रष्टाचार को लेकर आजकल तो खैर इतनी चीजें नहीं सुनने को मिलती, लेकिन एक समय था जब देश में बहुत भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हमें सुनने को मिलता। चलेगा और हमेशा ही चलेगा, इसका कोई इलाज। हाँ, एक छोटी सी पुलिया बना रखी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए, ये बेसिकली वो बीमारी है जो शायद कभी नहीं मिटने वाली, और कारण है हम खुद। आप क्या सोचते हो कि अगर आप बेईमान हो तो आपका नेता ईमानदार हो जाएगा? ही नहीं हो सकता। हम खुद बेईमानी करते हैं सर, ग्रास रूट पे बेईमानी करते हैं। अच्छा, टिकट की लाइन में खड़े हैं, 2 मिनट वेट नहीं किया जा सकता, ये लो 50 रुपए एक्स्ट्रा, हमारे टिकट बना दो। बेईमानी तो तुम्हारी रग रग में बसी हुई है, नेताओं को क्यों बदनाम करते हो हैं? खैर, फिर भी सरकार को लगा कि हम चोर तुम चोर, कोई बात नहीं, लेकिन तुम चोरों का जानने का अधिकार हम दे देते हैं। एक मजाक की बात थी। इस तरीके से सरकार ने कहा कि नहीं, हर इंडियन को ये राइट है, आप टैक्स पेयर हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आप जो अपना टैक्स का पैसा देते हैं, तो आपको पूरा राइट है जानने का कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। केवल पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये जानने का ही अधिकार नहीं, काम कैसे हो रहा है सरकारी कार्यालयों में वो जानने का भी अधिकार है। और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट पास किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अच्छा, इस एक्ट में पढ़ना क्या है, तो देखिए 2 से 3 दिन की आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, एक क्लास में एक्ट कंप्लीट नहीं होगा। जो मुख्य मुद्दा है इस एक्ट में, एक तो ये पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ से जानकारियां ले सकते हैं। आप हर किसी से जानकारी नहीं ले सकते। अब कल कोई उठ के मेरे घर आ गए, बोले बताओ ये घर कैसे बनाए, मैं क्यों बताऊं भाई? मैं एक प्राइवेट एंटिटी हूँ, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ना मेरा घर कोई सरकारी कार्यालय, मैं क्यों बताऊं मैंने इसमें कितना खर्चा किया और कहाँ से कमाया, कहाँ से चोरी की। बस उठता था रात को, सीमेंट के प्लांट से सीमेंट चोरी करके लाता था, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? वो मेरी प्रॉब्लम। मैं भी तुम्हें कहूंगा देखो सामने वो पुलिया नजर आ रहा है। प्राइवेट में नहीं जा सकते। कहाँ जा सकते हो उसकी भी अपनी सीमा है। अब कल को तो तुम जाकर ये कह दो कि सर भारतीय सेना कहाँ ऑपरेशन करने वाली, इंफॉर्मेशन दो, एक कंपार्ट पड़ेगा खींच के दो, तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम्म।
लगवा लिए होते हैं। ये तो खैर छोटी मोटी मानवता है, सहायता है। अब सरकार हमारी है, अगर सड़क बना रही 2 टाइल लगवा ली तो क्या हो गया भाई, इसमें पैसा भी तो दे रहे हैं। जैसे हमारे वहां रोड बनी थी, एक आंटी जी बहुत तेज गुस्सा हो गई, बोले रोड तभी बनेगी जब यहाँ 2 फुट ऊंचा ब्रेकर बनाओगे। मैंने कहा 2 फुट ऊंचा ब्रेकर, दिमाग खराब हो रहा है। बोले मेरे पोते पोती खेलते हैं सड़क पर, गाड़ियां चलती ही यूं। अब उस आंटी के कहने पे वहां ब्रेकर बनवाया गया। अब जो ठेकेदार जी थे उनको कहा भाई साहब ये तो आप गलत कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम कर रहे हो। बोले साहब यही तो सबसे बड़ा बॉक्स है हमारा, अगर इनके लिए काम नहीं किया तो फिर किसके लिए करेंगे। फिर ये चीज़ एक आम बात है। होता है बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहा हूँ अधिकार है नहीं ऐसी जनता को। चलिए मोटा माटी बेसिक समझ गए कि क्या पढ़ना है अपने को इस एक्ट में। शुरू करते हैं इस एक्ट को। नाम सबने लिखा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक फीचर के बारे में बात करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फीचर्स हैं, या सुविधाएं न कहकर हम विशेषताएं कहेंगे तो ज्यादा मेरे हिसाब से उचित रहेगा। आप लिख लीजिए बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के, उस पर बात करते हैं। बुनियादी विशेषताएं क्या हैं इस एक्ट की, वो देखते हैं सर वन बाय वन। हेडिंग डालिए बेसिक फीचर्स। बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 11 मई 2005 एंड बाय द राज्यसभा ऑन 12 मई 2005 and this bill received the consent of the president on 15th जून 2005। मतलब सर मई और जून में ही काम हो गया। कौन सी जून, कौन सी मई, 11 मई, और 11 मई कौन सी, 2005। इसमें तो कहां से पास हो गया, लोकसभा से। अगले ही दिन 12 मई, और 12 मई कौन सी, 2000, कहां से पास हुआ, राज्यसभा से। और फिर लगभग 1 महीने 3 दिन बाद 15 जून 2005 किसने हस्ताक्षर कर दिए, प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कर दिए। आज का गृह कार्य तुम लोगों का ये है कि 15 जून 2005 को देश के प्रेसिडेंट कौन थे। अरे अभी नहीं बोलने का, दिस इज अ गृह कार्य, होमवर्क, हाउस वर्क। पहला पॉइंट हमने इसमें ये देखा, लोकसभा से कब पास हुआ सर, 11 मई 2005। राज्यसभा से अगले ही दिन राज्यसभा से पास हो गया 12 मई 2005, और फिर लगभग 33 दिन बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर मिलते। ये तो पहला पॉइंट याद हो गया कि बिल कब आया, कब पेश हुआ, कब पास हुआ, ये सारी चीज। चले आगे बात करें। इट शेल अप्लाई टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, यानी ये जो एक्ट है इस पे लागू होगा जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी होती हैं, जिनको लोक प्राधिकरण कहते हैं। जितने भी पब्लिक अथॉरिटी होंगे, लोक प्राधिकरण होंगे, उन पे लागू होगा। कुल मिलाकर शॉर्ट में ये लिख सकते हो, जितने भी सरकारी क्या होंगे, कार्यालय होंगे, जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे वहां पर ये एक्ट लागू होगा। शुद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं तो सरकारी कार्यालयों पे ये एक्ट लागू होगा। इट शैल अप्लाई टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, ये सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा, सरकारी कार्यालयों पर लागू होगा। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, और सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि आपको तो अधिकार है और आपको नहीं है। देश का कोई भी नागरिक, इसमें एक बहुत ही नॉमिनल फीस लगती है जो समय समय पर चेंज होती रहती है। देश का कोई भी नागरिक लिखित में नॉमिनल फीस देकर सूचना प्राप्त कर सकता है, उसका अधिकार है। कहां से शुरू करें, 11 मई से। 11 मई लोकसभा, 12 मई राज्यसभा, 15 जून राष्ट्रपति, और देश के सभी
सरकारी कार्यालयों पर यानी लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा। देश के हर नागरिक को यह अधिकार होगा। कल कोई पिंक की लड़ाई नहीं कर सकती कि आशिका को कैसे सूचना का अधिकार है, ऐसे नहीं कर सकते भाई, सबको अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध पर कार्रवाई करने तथा सूचना चाहने वाले व्यक्तियों की सहायता करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। तो यहां से आपको यह बिंदु याद करना है कि आरटीआई के तहत कौन सा अधिकारी आपको सूचना देगा, उसका नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम पीआईओ के नाम से जानते हैं। आगे एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक की हेडिंग होगी पीआईओ, तब मैं तुम्हें उसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। वहां क्या फुल फॉर्म है पीआईओ की? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एपीआईओ। हिंदी में क्या कहोगे? लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी कहा जाएगा। अच्छा, ये लोक सूचना अधिकारी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, इसका कर्तव्य होगा लोगों को इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना तथा लोगों की यथासंभव क्या करना? सहायता करना। यानी अगर तुम इंफॉर्मेशन मांगने जाओगे तो किसके पास जाओगे? पीआई, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है ये पॉइंट? स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स बिल्कुल प्रॉपरली याद रखना। 11 मई, 12 मई, 15 जून, सार्वजनिक कार्यालय, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। चलिए आगे बात करते हैं, लिख लिया यहां तक? फी विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट। यानी जैसी आप सूचना चाहते हैं वैसी आपको फीस देनी पड़ेगी। और फीस कौन देगा सर? जिसको सूचना चाहिए। अब मान लो विजय कहता है कि मैं सूचना चाहता हूं ये रोड बनी, इस पे कितना खर्चा लगा, तो लाओ बाबूजी पहले पैसा दो। अच्छा, फीस कोई ज्यादा नहीं होती, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई 1000, 1500, 2, 5000, 10,000 रुपए फीस होगी, ऐसा नहीं है। फिर तो कोई सूचना लेना ही नहीं चाहेगा। बहुत नॉमिनल फीस होती है, और नॉमिनल फीस भी इसलिए रखी गई है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका मिसयूज ना करने लग जाए, वरना कल को तो सारी जनता ही आ जाएगी, भाई हमें भी सूचना दो, हमें भी दो, हमें भी दो। नॉमिनल फीस होती है, और फीस कौन भरेगा? जिसको सूचना चाहिए वो फी डिपॉजिट कराएगा। यहां तक क्लियर है? मांगी गई जानकारी की प्रकृति के आधार पर फीस होगी। जानकारी कैसी है, आप किस हिसाब की जानकारी मांग रहे हो, उसका जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है। इस चीज का तो हो सकता है उन लोगों ने आरटीआई लगाई और फिर न्यूज़पेपर में डाल दी, इसमें कोई विशेष बात नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार सरकार से पूछ लेते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लेते हैं, वो लमसम एक आइडिया दे देते हैं। अखबारों में तो आए दिन आता रहता है कि फला फला प्रोजेक्ट शुरू होगा और इतने करोड़ों का इस पे। अभी जैसे कल ही अखबार में आया है कि शायद यहाँ नाहरगढ़ में कोई सफारी स्टार्ट की जाएगी है? अब कुछ तो एस्टिमेट लगाया होगा सरकार ने, तो पब्लिक कर देते हैं इस चीज, तो वो अलग चीज है, आरटीआई अलग चीज, वो तो परम सत्य है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए अगली, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? इस आरटीआई एक्ट को क्यों लाया गया? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इन सभी ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव पे, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में आने वाली सूचनाओं तक पहुंचने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना, ताकि नागरिक सिटीजन इतने इंपावर हो जाएं कि वो सारी सूचनाएं प्राप्त कर सके। तुम्हें 90% को तो अपने अधिकार ही नहीं पता, 90% तो बस, अच्छा पुलिस ने फोन कर दिया, डर गए, बोले साहब माई बाप माई बाप। 90% को तो अधिकार नहीं पता अपने,
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिए क्या हैं। 90% को अपने कर्तव्य नहीं पता, 90% को ये नहीं पता चल क्या रहा है। आप गांव में जाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को पूछ लो, बाबूजी आरटीआई से कभी कोई सूचना मांगे हो, सबसे पहले ये करेगा, ये बता आरटीआई होता क्या है। फलाने की लुगाई तो सुनी थी, लेकिन ये आरटीआई क्या है ये नहीं सुनी। ये स्थिति। इसके लिए क्या करती है सरकार, समय समय पर जागरूकता अभियान लेकर आती है, और हर गांव में, ढाणी में या फिर शहरों में ऐसे मेंबर्स चूज किए जाते हैं जो इन चीजों को लेकर लोगों को अवेयर कराए। सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में आने वाली सूचनाओं तक पहुंचने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना पहला उद्देश्य था इसका। ये डन है। आगे बात करें। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। एक बात बताओ, ये क्लासरूम है, अभी तो खैर इंस्टीट्यूट्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो फेयरवेल और एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, फ्रेशर्स पार्टी और एक फेयरवेल फंक्शन। एनुअल फंक्शन तो चलो स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज होता था, लेकिन फ्रेशर्स और फेयरवेल तो क्लासेस ऑर्गेनाइज करती थी। अब मान लीजिए आप 11th क्लास में और आप 12th वालों को फेयरवेल देना चाहते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, पैसा इकट्ठा करते हैं सबसे, हौस जमा के कुछ कह के ला 100 रुपए दे, 200 रुपए निकाल, ऐसे इकट्ठे किए जाते थे, फिर उससे एक लमसम एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। मान लो ये हैं क्लास की मॉनिटर, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, क्लास में 100 बच्चे हैं, हर बच्चे से 200 रुपए इकट्ठे किए, कितने रुपए हो जाने चाहिए, 20,000, है ना। अब उस 20,000 लायक पार्टी तो होनी चाहिए ना। 20,000 इसने इकट्ठे किए, 5,000 खा गई, 15,000 की पार्टी करवा दी। दिस इज भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार तुम जीरो लेवल से सीख जाते हो। स्कूल वालों ने मंगाए 100 रुपए देने हैं पिकनिक के, घर जाके मम्मी को कहा, मम्मी स्कूल वाले 200 रुपए मांग रहे पिकनिक के। मम्मी ने पिताजी से कहा, सुनते हो, 300 रुपए मांग रहे बेटा पिकनिक के। भ्रष्टाचारी तो था। फिर तुम बाद में अपेक्षा करते हो नेताओं से कि वो सुधरे हुए हो। तो ये सरकारों के कामकाज कैसे हो रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रही है, ये बेसिकली जानने का अधिकार होना चाहिए, जवाबदेही होती है। और देखो अगर जवाबदेही होगी, मान लो हम रश्मि से सारा पूछें डिटेल कि बता कहां कहां खर्चा किया, तो जवाबदेह होगी। या फिर ये भी तो बोल सकती है, नो कमेंट्स प्लीज, तुम नहीं समझोगे, हैं। हाँ, ऐसे जवाब नहीं आ सकते, हमें प्रॉपर आंसर चाहिए। आंसर का मतलब फिर उसके ऊपर क्या बनेगी, कि जिम्मेदारी बनेगी कि हाँ मैं जो भी खर्चा कर रही हूँ या जो भी खर्चा हम कर रहे हैं सोच समझ के करें, और जो भी है हिसाब वो सही हिसाब हम इनको बताएं। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने के लिए, टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन द रियल सेंस। डेमोक्रेसी क्यों है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सुनते आए हो ये नाम। लेकिन कभी कभी जब दुनिया भर में डेमोक्रेसी को देखते हैं तो लगता है फॉर द पीपल छोड़ो, फॉर द नेता, बाय द नेता, यही चल रहा है। तो हमारी डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने के लिए, कि ठीक है हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, डेमोक्रेसी जितनी पारदर्शी होगी, जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, उतना ही डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और सरकार और उनके साधनों को जवाबदेह ठहराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, भ्रष्टाचार, करप्शन को रोकने के लिए। सर करप्शन एक बहुत बुरी चीज, मैंने तो एक इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट सुना था, ही और शी वाज सेइंग कि करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, करप्शन से इकोनॉमी बूस्ट करती है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, क्योंकि हम में से कोई इतना उस लेवल का इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ सुनी थी ये बात। और करप्शन के लिए तो बहुत नेगेटिव बातें ही सुनते हैं कि करप्शन इज वेरी बैड फॉर द कंट्री, इट इज लाइक अ कैंसर। तो करप्शन को रोकने के लिए आरटीआई को लेकर आए। कम खर्चीली और समयबद्ध जानकारी सुनिश्चित करने के लिए शासन में सूचित नागरिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव्स लिख लो, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई।
चलिए हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, यानी महत्वपूर्ण सूचनाओं पे बात करेंगे। आरटीआई में महत्वपूर्ण सूचनाएं या डेफिनेशंस कौन से, सॉरी परिभाषाएं कौन सी हैं, मैं सूचना बोल गया, परिभाषा है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी हैं? सबसे पहला लिखो पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण। हम जो बात कर रहे थे ना कि आप सूचना कहां से ले सकते थे, आप पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, बाद में कई बार आरटीआई में अमेंडमेंट्स हैं, तो अमेंडमेंट्स अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, जब अपनी सेकेंड या थर्ड क्लास होगी तो बाद में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, उन सबको एक साथ पढ़ लेंगे। अभी हमें केवल जो 2005 में आरटीआई आया था ना, उसके टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। फिर अमेंडमेंट्स में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का आपका अमेंडमेंट्स का टॉपिक है, तो बाद में कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमारे पास क्या आता है सर? पब्लिक अथॉरिटी आती है, सार्वजनिक प्राधिकरण आता है। सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ है कोई भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था, इसकी स्थापना या गठन, केवल इतना लिखो। कोई भी निकाय, कोई भी संस्था, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जिसको कैसे बनाया गया है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया गया है, इस पे बात करेंगे। यहां तक लिख लिया? अब इसमें कुछ रूल्स एंड कंडीशंस आएंगी, आप किन किन को सार्वजनिक प्राधिकरण में शामिल करोगे और कौन से शामिल नहीं होंगे। सबसे पहला है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे जितने भी प्राधिकरण जो संविधान के तहत बने हैं, वो किस में काउंट होंगे? सार्वजनिक प्राधिकरण में काउंट होंगे सर। संविधान के तहत हुआ हो या संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत हुआ, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई इंस्टीट्यूट बना है या पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा कोई इंस्टीट्यूट बना है, दीज बोथ इंस्टीट्यूट्स विल बी कवर्ड अंडर द आरटीआई। क्लियर है? और किसको कवर कर सकते हैं? बाय एंड अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटर, यानी कि जो राज्य की जो विधान मंडल होते हैं, जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनकी जो विधान सभाएं चलती हैं, जो विधान परिषद होते हैं, जो विधान मंडल होते हैं, इनके द्वारा बनाए गए कोई भी जो प्राधिकार होते हैं या फिर कुछ भी, उनको शामिल करेंगे। उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, उपयुक्त सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये एक बड़ा टर्म आता है सर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और जितने भी बालक लॉ पढ़ते हैं, मैं उन सबसे उम्मीद करता हूं कि सबको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब पता होना चाहिए। हम एपी कहते हैं शॉर्ट में इसको, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कहां कौन सी सरकार लागू होगी। अब एक बात बताओ, अगर राजस्थान स्टेट की बात करें तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी राजस्थान सरकार। अगर 3-4 स्टेट्स की बात करें तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग हर बार बदल जाएगा, जहां जैसी सिचुएशन है वहां कौन सी सरकार के नियम चलेंगे, उसी सरकार को हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये उपयुक्त सरकार के द्वारा अगर कोई बनाया गया है तो उसको भी हम सार्वजनिक प्राधिकरण की कैटेगरी में शामिल करेंगे। क्लियर है? ये तो हुआ कौन? सार्वजनिक प्राधिकरण। क्या आप किस किस को सार्वजनिक प्राधिकरण मान के चलोगे? 99% याद कर लेना, सरकारी कार्यालय, बस इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कुल मिलाकर हमें ये बात समझ में आई कि आप किसी भी प्राइवेट ऑफिस से, हाँ, सरकार मांग सकती है उनसे, सरकार का काम, आप पर्सनली कोई सूचना नहीं मांग सकते। अब बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन का, यानी सूचना का अधिकार क्या क्या, आप क्या क्या सूचनाएं मांग सकते हो, इस मुद्दे पर बात करेंगे। सूचना का अधिकार का अर्थ अधिनियम के तहत पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन पारित है, अधिकार अभिप्रेरित है और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल।
यानी आप कहां कहां तक की सूचना मांग सकते हो सर? कल को आप कोई ऐसी सूचना मांग बैठो जो भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा हो जाए, वो नहीं मिलेगी आपको। अब लोग बड़े अजीब अजीब से सवाल करते हैं। एक बार सूचना के अधिकार में कई, देखो इंडियन पब्लिक की भी प्रॉब्लम है, कोई सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल जाना हुआ, वहाँ एक मरीज आया हुआ था जिसको पॉइजन किसी ने किया, जहर दिया था उसको, और सरकारी बस में मिला था, तो पुलिस भी थी उसके साथ। ऐसे उनसे मैंने पूछ लिया कि भाई क्या हो गया इस व्यक्ति को। वाले कहते हैं कि सर कितना समझा लो, कितना अवेयर कर लो इनको, कोई कुछ खाने को दे तो नहीं लेना, मत लिया करो, मानते तो है नहीं। अब इसको किसी ने कोई बिस्किट विस्किट खिलाया होगा, कुछ पॉइजन उसमें था कि बेहोश हो गया, इसका जो भी चेन वेन था उसको दे गए। अब ये बात ठीक है अपनी जगह, उस जो पुलिस ऑफिसर था उसकी बात बहुत पसंद आई, बोले कितना ही समझा लो, सरकार कितनी कैंपेन चलाती है, कितना अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं समझती। ऐसे ही आरटीआई के साथ एक बार हुआ था कि एक कोई व्यक्ति था, उसने आरटीआई लगाई कि देश के प्रधानमंत्री क्या खाते हैं। अरे इससे तुम्हारे डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, आप अगर आपको कोई अधिकार दिया है तो उस अधिकार को सीरियस एक मैच्योर सिटीजन की तरह आप उसको लें कि सड़क बनाई है उसमें कितना खर्चा लगाया है, चलो प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम किया इसमें खर्चा कितना लगा ये पूछ लो, ये समझ में आता है। तो डिनर में क्या खाते हैं, तो वहां से आंसर आया साहब कि खिचड़ी और ये खाते। ये वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्स। तो इसीलिए यहाँ क्लियर है कि आप क्या क्या सूचनाएं ले सकते हो। आप हर चीज में सूचनाएं नहीं मांग सकते कि आपने ये सूचना ले ली कि एक लिख दिया मैंने, चिट्ठी लिख दी कि मुझे बताएं कि देश के जो प्रधानमंत्री वो दिन में कितनी बार सांस लेते हैं। क्या करूंगा मैं इसका? लोग होते हैं ऐसे सर, ऐसे टेढ़े टेढ़े कानून लेकर आते हैं। तो इन्होंने कहा भाई चिंता मत करो, जो जो लिस्ट हम बता रहे हैं आप उन्हीं की सूचना ले सकते हो। वन बाय वन शुरू करें, किस किस की सूचना ले सकते हो? इंस्पेक्ट वर्क डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आप कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं कि भाई काम कैसे चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स बताओ हमको, रिकॉर्ड्स हमको बताओ कि तुम्हारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम चल रहा है। आप उसके नोट्स ले सकते हो, लिख सकते हो नोट्स। एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, आप कॉपीज ले सकते हो, रिकॉर्ड्स ले सकते हो। आजकल तो पेन ड्राइव आ गया, तो पेन ड्राइव में ले आओ, डिजिटल में सारी सुविधाएं हैं, आप ये सब चीजें ले सकते हो। यहां तक क्लियर है? कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हो। दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां ले सकते हो। टेक नोट्स, एग्जैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और। क्लियर? आगे बात करते हैं। टेक सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हो। सड़क बन रही है, सब दिखाओ, जो तुम डामर यूज कर रहे हो इसमें मटेरियल दो, सैंपल दो, थोड़ा सा हम चेक करना चाहते हैं कि ये अप टू द मार्क है भी या नहीं। जैसे हमारे क्या हुआ, हमारी कॉलोनी में अभी इट्स लाइक अक्टूबर 24, हमारी कॉलोनी में फेब्रवरी मार्च या अप्रैल 24 में रोड बनती है। पहले एक रोड थी लेकिन वो काफ़ी पुराना समय हो गया था, फ्रेश वो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉलोनी वाले वर हैप्पी लाइक कि बड़ा मज़ा आ गया, नई रोड बनी है। और आपको पता है जब नई नई रोड बनती है तो उस पर गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आता है। और वो रोड भी सिंगल नहीं, डबल लेन थी रोड, अच्छी खासी रोड बनी थी। और हमारे जो भी रिलेटिव्स थे हम सबको फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि आओ मिलने आओ, देखो हमारी कॉलोनी में नई रोड बनी। देखो खुशी का कोई तो रीज़न चाहिए, बोले आओ आओ मिलने आओ। एंड इन दिस मानसून द कंडीशन ऑफ द रोड इज कि आपकी गाड़ी यूं यूं हो रही है, आपको ये नहीं पता कि थोड़ा सा आगे जाकर आप किस खड्डे में गिरोगे। और मेरे जैसे सर्वाइकल वाले पेशेंट की तो बड़ी समस्या है, एकदम ऐसे स्ट्रेट एक लाइन पे गाड़ी। अब हमें तो क्या, हमारी कॉलोनी तो एक एक खड्डा याद है, मैं तो बिना नीचे देखे सीधा चला सकता हूँ कि कहाँ थोड़ा सा कट लेना है, कहाँ क्या नहीं लेना। आप यूज टू हो जाते हैं। अब कोई नया राइडर, हैवी राइडर आता है, वो ऐसे ही आता है, आएगा धम, फिर आएगा फिर गिरेगा।
तो हम बालकनी से कई बार देखते थे बारिश के टाइम में बहुत से लोग जो ऑफिस तैयार होके जा रहे हैं, या बहुत से लोग जो पार्टीज जा रहे हैं। शाम को मैंने देखा एक बार एक बहुत अच्छे से तैयार होके जा रही थी कहीं अपनी एक्टिवा पे, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह में जा रही होगी। वो ऐसी फिसली कि वॉज कम्प्लीटली ब्राउन कि गया, आज का बर्थडे पार्टी तो गया। अब क्या ही सड़क बनाई। ये चीज़ें अभी अपने को मजाक लग रही है, लेकिन के साथ घटना घटती है उसको पूछो कैसा लगता हो। अब सड़क दिखती नहीं है। अब वही रिलेटिव्स हैं, हाँ जी क्या हुआ, आए नहीं आए, मैंने कहा अब नहीं आओ। अब दोबारा टेंडर पास हुआ, अब दोबारा कब बनेगी देख। तो मटेरियल आप ऐसा लगा रहे हो, बार बार उनको काम मिलता रहे। ये आप मटेरियल चेक करो सर, साइड से थोड़ा सा उठाते हैं और वो ठीक, वो तो खैर है, लेकिन कितने दिन चलेगा ऐसे। आप मटेरियल का भी सैंपल ले सकते हो कि भैया हमको मटेरियल दिखाओ, तुम कैसा मटेरियल यूज करते हो। क्योंकि बजट तुमने पास कराया है 500 रुपए का, खर्चा तुम कर रहे हो 300 रुपए, 200 रुपए तुम्हारी जेब में, तभी तो तुम्हारे घर बन रहे हैं। इसी तरीके से बनता है। आप प्रिंट आउट ले सकते हो, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, पेन ड्राइव में ले सकते हो। क्योंकि 2005 में पेन ड्राइव इतना पॉपुलर था ही नहीं मेरे ख्याल से, या नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं इस चीज़। बट इतना कह सकता हूँ कि पॉपुलर नहीं था, अगर होगा तो भी पॉपुलर नहीं था, वरना पेन ड्राइव इसमें ज़रूर आता। सीडी बिल्कुल, दुकान पे जाते थे ठक ठक करके, और गर्मियों की छुट्टियों में एक मूवी की सीडी 10 रुपए किराया, एक कराया करते थे, देखा करते। अब वो ज़माने खैर चले गए, अब तो सीडीज मेरे ख्याल से आनी बंद होगी। पहले तो पूरा एक कवर हुआ करता था जिसमें एल्बम की तरह सीडियाँ लगी रहती थी। हाँ, अब तो खैर ये चीज़ नहीं है, अब तो आजकल तो कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, ये क्या क्या पता नहीं क्या क्या आ गया आजकल तो। हाँ बिल्कुल, आजकल तो एआई ऐसा आया है कि बुरी से बुरी फोटो को अच्छा बनाया जा सकता है। अब मेरी कोई रिलेटिव है, उन्होंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है ना। नाउ शी इज ऑन अराउंड 1500 फॉलोअर्स इन 2 to 3 days। नाउ शी इज पुटिंग हर फोटोग्राफ्स, और उसमें साफ नीचे लिखा हुआ एआई जनरेटेड। मैंने कहा क्रॉप तो कर लेती कम से कम इसको। और अगर वो रियल फोटो में देखूं तो बहुत बुरी फोटो थी, लेकिन उसको एआई जनरेटेड कार्टून बना दिया गया, एनिमेशन हो गए। आजकल बड़ी चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत आजकल बढ़ी है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। अगला लिखिए, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध किससे करेंगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से करेंगे। जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध आप किससे करेंगे सर? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से करेंगे। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जन सूचना अधिकारी को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा इस प्रकार है, यानी कितने टाइम पीरियड में वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, इस पर डिस्कशन करें। स्टार्ट करें, नोट कर लो इसको, देन विल स्टार्ट कि कितने समय में आपको सूचना मिल सकती है।
बात करते हैं, सूचना कितने दिन में मिलेगी सर? विद इन 30 डेज। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज 48 आवर्स व्हेन लाइफ और लिबर्टी इज इन्वॉल्व। और अगर जीवन मरण का मूल्य है तो 48 घंटे में सूचना। वैसे नॉर्मल टाइम कितना है? 30 डेज, 30 दिन, मतलब 1 महीने में आपको सूचना मिलेगी। और अगर जीवन मरण का प्रश्न है तो 48 घंटे में आपको सूचना। 35 डेज वेयर रिक्वेस्ट इज गिवन टू असिस्टेंट पीआईओ। अगर रिक्वेस्ट जो है वो पीआईओ को दी गई हो तो 30 डेज है, लेकिन रिक्वेस्ट असिस्टेंट पीआईओ को दी गई है तो 35 डेज है। एडिशनल 5 डेज और बढ़ा दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, 48 आवर्स वाला, 48 घंटे वाला विशेष ध्यान रखना सर। जहां जीवन या स्वतंत्रता शामिल है। क्लियर? 30 days, 48 hours and 35 days in the case of assistant public information officer। चलिए आगे बात करते हैं। टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम फ्रेम। शुल्क की गणना और सूचना देने में लगने वाले समय को समय सीमा से बाहर रखा जाएगा। यानी आपने फीस वगैरह डिपॉजिट कराई उस दिन से नहीं गिना जाएगा, सब कुछ प्रोसेस हो गया, देन दे विल स्टार्ट काउंटिंग द डेज। 30 दिनों के लिए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करना, आवेदन अस्वीकार माना जाता है। अगर 30 दिन तक आपके पास कोई सूचना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है आपके आवेदन पर, तो आवेदन को क्या मान लिया जाएगा? अस्वीकार मान लिया जाएगा। लिखा सबने? चलिए, if the interest of a third party are involved then time limit will be 40 days maximum period plus time given to the party to make representation। अगर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है सूचना में, यानी हो सकता है कई बार कोई ऐसा ऑफिस हो या कोई और वैसे प्राइवेट एंटिटी नहीं होती लेकिन कई बार हम उसको भी शामिल कर लेते हैं। अगर ऐसे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 30 दिन तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के और 10 दिन उस थर्ड पार्टी के, वैसे करके पूरा 40 दिन आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ पीआईओ पे, इस पे बाद में आएंगे, पहले उन मुद्दों पर आएंगे जहां जहां से आप सूचनाएं नहीं ले सकते। ये पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इनकी ड्यूटीज ये सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, यानी
कौन से वो मुद्दे हैं जहां पर आप चाहकर भी सूचना नहीं ले सकते? हेडिंग डालिए, एक्सेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण से छूट। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005 में कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने छोड़ा है कि आप यहां से सूचना नहीं ले सकते, उनको एग्जेम्प्ट किया है सूचना लेने के अधिकार से। वन बाय वन देखते हैं कौन से वो ऐसे बिंदु हैं जहां से आप सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकते। एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, लिखिए इस पॉइंट को, फिर बात करते हैं वो कौन से पॉइंट्स। स्टार्ट करें। जहां प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यानी ऐसा कोई भी पॉइंट जिसमें इंफॉर्मेशन देने से भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट होता हो या किसी स्टेट सिक्योरिटी को थ्रेट होता हो, हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को कोई थ्रेट होता हो, या फिर हमारी साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई प्रॉब्लम होती हो, वहां पर आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। बिकॉज हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग प्लान करती है सर कि हमें दूसरी कंट्री से कैसे compete करना है, कैसे क्या करना है। अगर आप वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देंगे, दैट मीन्स वो सारी इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज के पास भी है, और वो फिर आप कैसे ट्रैप करेंगे उनको, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इन सबको बाहर रखा गया है। इंडियन की सॉवरेंटी, इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, इंडिया की सिक्योरिटी है, इन सबको अगर कुछ भी थ्रेट करेगा तो आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ऐसी सूचना जिसे किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया हो। इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यानी अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने क्लियर मना कर दिया ना, बोले फालतू बकवास करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे नहीं दे रहे सूचना, तो जाओ कर लो क्या करोगे। अगर कोई कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल ऐसा कह दे तो आप वहां से सूचना नहीं ले सकते। where disclosure would seize a breach of privilege of parliament or the state legislator, जहां प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन हो जाए, वो सूचना भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं देंगे सूचना, तो आप नहीं ले सकते। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारी पार्लियामेंट या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेटर की प्रोसेस को खराब करती हो, तो नहीं दे सकते आप सूचना।
चलिए आगे बात करते हैं। वाणिज्यिक विश्वास व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना जहां प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, हालांकि अपना टॉपिक है एक अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपीआर कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपका प्लॉट है, आपकी बस है, आपकी कार है, आपका घर है, दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस पे आपका अधिकार है कि कोई दूसरा इस पे कब्जा ना करे। वैसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने कोई बुक लिखी है, आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, या फिर आपने कोई कविता लिखी है, या फिर आपने कोई भी आविष्कार किया है, कुछ भी किया है, ये सब किस में आते हैं? इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक संपदा में आते हैं। इसको भी कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता जब तक आप परमिट ना करें। अब मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा शेफ है, वो खाना बनाता है और उसका अपना एक फॉर्मूला है। अगर वो इसको पब्लिक कर देगा तो फिर उस शेफ के पास कौन जाएगा? हमारे यहाँ कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि जो कोका कोला है या जो पेप्सी कंपनी है, उसका जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 लोगों के पास है। ऐसी एक कहानी चलती है। अब आई एम नॉट प्रिटी वेल श्योर कि ये सच है या झूठ है, लेकिन ऐसी एक कहानी चलती है कि जो भी 2 सज्जन हैं, जो 2 व्यक्ति जिनके पास ये फॉर्मूला है, उनको कभी भी एक साथ ट्रैवल नहीं करने दिया जाता, और वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों के पास ही रहता है। अब आप जाके बार बार बोलो सर पेप्सी का फॉर्मूला दिलवा दो, चाहे दिलवा दे भाई पेप्सी का फॉर्मूला, हम भी पेप्सी बनाएंगे, तुम अपना बना लो फॉर्मूला। ऐसी चीजें आप नहीं ले सकते। कोई अगर ऐसा कोई पेज फंसता हो तो आप उनसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। एक विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब मान लो जैसे जो फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं ना, कई बार हेल्प करती हैं, अलग अलग देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं एक दूसरे की हेल्प करती हैं, इनपुट देती रहती हैं देशों को। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, प्लानिंग चल रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये सारी चीजें पास ऑन करती हैं। अगर दोस्त होते हैं तो, दुश्मन होंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट के पास किसी दूसरी गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आई और तुम लोग जाके बैठ गए, हमको भी बताओ। क्यों बताओ भाई तुमको? जब तुम पब्लिक कर दोगे तो फिर वो देश दोबारा कभी इन्फॉर्मेशन देगा क्या? तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, है ना। इंडियंस की बड़ी गंदी आदत है, पास में बैठ के कोई फोन पे बात कर रहा है, जैसे फोन कटेगा पूछेगा क्या कह रहा था, चाहे उसका कोई लेना देना हो या ठीक है, नोट किया सबने? इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच एंडेंजर्स लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप ले लो जिससे किसी की लाइफ को खतरा हो। यार ऐसी तो कौन क्यों ही लेगा ऐसी इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसा कई बार होता है, जैसे देश के बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं या कोई ऐसे हैं जिनको कई चीज़ों से खतरा है, तो आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। कैबिनेट पेपर इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ deliberations ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स। मंत्री परिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के रिकॉर्ड सहित मंत्रिमंडल के कागजात, आप इनकी भी सूचना नहीं ले सकते। फिर तुम बोलोगे सर ले किसकी सकते हैं? तो सर जो ये आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, रोड बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, इनकी
पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड, सेक्शन 10। देखो बिल्कुल, आंशिक प्रकटीकरण की अनुमति धारा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत रिकॉर्ड का केवल वह हिस्सा प्रदान किया जा सकता है जिसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं हो जो प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और जिसे छूट वाली जानकारी वाले किसी भी हिस्से से यथाचित रूप से अलग किया जा सकता है, प्रदान किया। माने ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो जो किसी ऐसे डिपार्टमेंट या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड है जिसकी सरकार आपको अनुमति नहीं देती, तो उसमें से भी जो हिस्सा लिया जा सकता है आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जो हिस्सा गवर्नमेंट नहीं देना चाहती, जो जिस हिस्से को गवर्नमेंट रखना चाहती है कि ठीक है इसकी इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, उसकी आप नहीं। इस पॉइंट को लिख लो, केवल जो हिस्सा, जो पार्ट जिसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, गवर्नमेंट आपको उसकी इंफॉर्मेशन। आज का लास्ट पॉइंट नोट कर लो, एक्सक्लूजन फ्रॉम आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 से बाहर किसको रखा गया है? देखो इससे पहले जो चीजें हमने पढ़ी थी ना, वो एक्ट में तो आ रही थी लेकिन सूचना नहीं दे सकते थे आप। अब आरटीआई एक्ट 2005 से बाहर ही रख दिया गया है, यानी इन चीजों पर आरटीआई एक्ट लगेगा ही नहीं। इसमें क्या क्या आ गई? द आरटीआई एक्ट 2005 एक्सक्लूड सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज such as IB, RNAW, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau, DOE, Narcotics Control Bureau, Aviation Research Center, Special Frontline Force, BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, Assam Rifles, Special Services Bureau, Special Branch CID, Andaman and Nicobar, the Crime Branch CID, Dadra and Nagar Haveli, and Special Branch Lakshadweep Police Agency specified by the state government through a notification will also be excluded। यानी ये जितने भी नाम आप नोट करोगे इन सबको आरटीआई 2005 से सर बाहर रखा गया है, आप इनसे किसी भी टाइप की कोई सूचना नहीं ले सकते।
चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। रिमेनिंग जो पोर्शन है आपका आरटीआई का विल कल कंप्लीट हम कर लेंगे उसको। कल आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट